है। मतलब उनका बोलना था सिर्फ वेल्थ अकेले इम्पोर्टेंस नहीं है, वेल्थ के साथ साथ वेलफेयर भी ज़रूरी है। उन्होंने अपनी डेफिनेशन में पहली प्रायोरिटी वेलफेयर को दी और दूसरी प्रायोरिटी उन्होंने वेल्थ को दी। उनका मानना था कि अगर हम लोग वेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो एक टाइम आ जाएगा जब ये वर्ल्ड में जो वैल्यूज़ होती है, लव, सिंपैथी, इनकी कोई भी प्लेस नहीं होगी। क्लियर है? फिर हमने देखा था मार्शल को भी किसी ने तो भी क्रिटिसाइज़ किया था और वो थे रॉबिन्स। उनका बोलना था कि मार्शल ने प्रायोरिटी तो वेलफेयर को दी, बट मार्शल ने यही नहीं बताया कि वेलफेयर क्या होता है। उसके बाद वेलफेयर तो बहुत सारी चीज़ों से मिलता है, लेकिन मार्शल ने सिर्फ कौन से वेलफेयर को इम्पोर्टेंस दी? मटेरियल वेलफेयर को। अब मटेरियल वेलफेयर में मैंने आपको बता दिया, एक तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, या दूसरा हर वो चीज़ जो आपको दिखती है। जैसे मैंने कल चेयर का एग्जाम्पल दिया कि कोई रुक के बहुत देर से थक गया है तो आप उसको चेयर दे रहे हो, इट मीन्स यू आर डूइंग वेलफेयर, आप उनकी भलाई के लिए चेयर दे रहे हो ना उनको, तो वो क्या हो गया? मटेरियल वेलफेयर। बट यहाँ पे मैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ ये क्या है? इमटेरियल वेलफेयर। अब तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? डॉक्टर की। अब डॉक्टर का वेलफेयर भले वो पैसे लेते हैं वो बात अलग है, बट उनका जो सर्विस है वो दिखता है क्या? अब तो ऐसे मत बोलना कि डॉक्टर से स्टेथोस्कोप लगा के चेक करते वो दिख रहा है। सर्विसेज, जैसे तुम कोई चीज़ खरीदते हो तो वो चीज़ दिखती है। अब तुम यहाँ से घर जाओगे तो तुम ये बताओगे क्या तुम ट्यूशन से ये लेके गए? कोई प्रोडक्ट है क्या तुम्हारे हाथ में? नहीं। तो मार्शल ने इमटेरियल वेलफेयर को कोई भी प्लेस नहीं दी। क्लियर है यहाँ तक? अब हमको देखना है रॉबिन्स के हिसाब से इकोनॉमिक्स यानी क्या। तो रॉबिन्स ने बोला इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी कर रहे हैं? अब ह्यूमन बिहेवियर यानी हम सबका बिहेवियर है ना, हम सब कैसे बिहेव करते हैं। अब हम सबका बिहेवियर यानी क्या? अब ट्यूशन में मस्ती करना ये भी तो ह्यूमन बिहेवियर है, तो क्या इसकी भी इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे क्या? अब समझो तुम लोग मस्ती कर रहे हो, तुम्हारा बिहेवियर है, थोड़ी नॉटीनेस है तुम लोगों में, तो इसका मतलब क्या? इसकी भी स्टडी इकोनॉमिक्स में करनी चाहिए क्या? नहीं। तो रॉबिन्स के हिसाब से इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, पर हम हर ह्यूमन का बिहेवियर स्टडी नहीं करेंगे। हम क्या स्टडी करेंगे कि जब ह्यूमन के पास कोई भी मीन्स होते हैं, क्या होता है मीन्स का मीनिंग? रिसोर्सेज। ह्यूमन के पास जब भी कोई भी मीन्स होते हैं वो अपने मीन्स को कैसे अपनी एंड्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ करते हैं। अब एंड्स यानी गोल नहीं बोलना, वांट्स बोलना, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है? एंड्स यानी हमारी वांट्स। अब हमारे पास जो रिसोर्स है उस रिसोर्सेज को हम हमारी वांट्स को फुलफिल करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है इकोनॉमिक्स। कैसे? ध्यान दो, कल वाले एग्जाम्पल याद करो। तुम सबके पास 100 रुपीज़ है, तो मुझे बताओ तुम सब लोग 100 रुपीज़ को कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ करोगे, है ना? तो हो गया, आया ही नहीं बेचारा आज में। ध्यान दो, तो वो 100 रुपये को अपन कैसे अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब देखो सबकी वांट्स क्या होगी? अलग होगी। कोई किसी चीज़ को प्रेफरेंस देगा तो कोई किसी चीज़ को प्रेफरेंस देगा। जैसे तुम में से किसी को घूमने की ज़्यादा इच्छा होगी तो गाड़ी में 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के घूमने जाएगा। किसी को पढ़ने की ज़्यादा इच्छा होगी तो वो इकोनॉमिक्स की बुक, नोटबुक ये लेके पढ़ेगा, है ना? किसी को खाने पीने की ज़्यादा इच्छा होगी तो वो 100 रुपये लेके जाएगा और खा पी के आएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो रॉबिन्स ने क्या बताया। रॉबिन्स ने बताया कि हम ह्यूमन की वांट्स ना अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड यानी जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। एग्जाम्पल, 10th पास किया, पापा मोबाइल लेके दो। 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे तो पापा गाड़ी चाहिए, है ना? मतलब एक हमारी वांट फुलफिल हुई नहीं कि तभी के तभी हमारे मन में दूसरी वांट आ जाती है। मतलब हमारे माइंड में अनलिमिटेड वांट्स चलती है। अभी भी तुम लोगों के माइंड में होता होगा
ट्यूशन से छुट्टी मिलेगी तो कोई सोचेगा ये करेंगे, कोई सोचेगा वो करेंगे। मतलब हम लोग जो है, हमारी वांट्स का कोई भी एंड नहीं होता है। हमारे माइंड में बहुत सारी वांट्स क्या होती है, जनरेट होती है ना। अभी कोई ना कोई बैठ के देखता होगा मैं मस्त लद्दाख वद्दाख घूमने गया, ऐसा अज्यूम, ठीक है। तो जो ह्यूमन है उनकी वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड। तुम्हारी या हम सब की ये नेचुरल टेंडेंसी है। एक वांट फुलफिल होती है ना तो तभी के तभी हमारे माइंड में क्या आ जाती है, दूसरी वांट। एक आधी ड्रेस ली, अब लगेगा यार ड्रेस तो अच्छी आ गई, फुटवेयर भी अच्छे आने चाहिए, है ना। फुटवेयर आ गए, यार परफ्यूम ख़त्म हो गई, परफ्यूम ले लेते हैं, वॉच ले लेते हैं। मतलब हमारे मन में जो वांट्स है वो कभी भी ख़त्म होती नहीं है। समझ में आया। तो रॉबिन्स का बोलना क्या था, हम ह्यूमंस की वांट्स कैसी होती है, अनलिमिटेड। बट वो वांट्स को फुलफिल करने के जो मीन्स है हमारे पास, रिसोर्स, वो कैसे हैं, लिमिटेड। लिमिटेड यानी हमारी जो इनकम है, हमारे पास जो पैसा है वो कैसा है, लिमिटेड। और हमारी वांट्स कितनी है, अनलिमिटेड। यानी हमारे पास जो रिसोर्स है जिसके थ्रू हम हमारी नीड को फुलफिल कर सकते हैं वो हमारे वांट्स के कंपैरिजन में क्या है, कम है, वांट्स के जितने नहीं है। देख लो, अब हम लोग अगर मिडिल क्लास है तो हमारी वांट्स भी काइंड ऑफ उतनी होगी। अब तुम सोचोगे अंबानी के पास तो बहुत पैसा है, तो सीधी सी बात है उसकी वांट्स भी उसके अकॉर्डेंस होंगी। समझ में आ रहा है। मतलब हमारी वांट्स तो अनलिमिटेड है बट वो वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कैसे है, लिमिटेड। एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल समझो तुम लोगों को तुम्हारे पापा ने बोला एक प्लॉट तुम्हारे नाम से, ठीक है। अब प्लॉट पे तुम्हें जो करना है तुम करो। अब अभी क्या, अभी तुम्हारे माइंड में क्या थॉट आया, कोई सोचेगा घर वर बनवा के बेच दूंगा, कोई सोचेगा प्लेग्राउंड बना के यूज़ करूँगा। समझ में आ रहा है। अब हाँ, कोई पानी पूरी का गाड़ा लगाएगा वहाँ पे, बराबर। देखो अपनी सोच है ना, अब हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो कोई सोचेगा उस पे क्यों ना हॉस्पिटल बनवा देते हैं, कोई सोचेगा एज ए प्लेग्राउंड यूज़ कर देंगे, कोई सोचेगा रेसिडेंशियल एरिया यानी फ्लैट फ्लैट बनवा के बेच देंगे, यानी देखो ट्यूशन बनवा देंगे, ठीक है। लाइसेंस चाहिए बेटा, लाइसेंस चाहिए ना बेटा। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है फिर। तो अब देखो हमारे पास वो जो लैंड है वो लैंड पे कितनी चीज़ें बनवाने की इच्छा हो रही है, बट क्या हम हर चीज़ उस लैंड पे बनवा सकते हैं क्या, नहीं। तो जो लैंड है वो रिसोर्स कैसा है, लिमिटेड। बट उस लैंड पे जो हमारी इच्छा है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा। कि कोई सोच रहा है यार स्कूल बनवाऊँ कि एज अ प्लेग्राउंड यूज़ करूँ या बेच ही दूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हमारी वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड, बट उनको फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कैसे है, लिमिटेड। क्लियर है। अब जैसे तुम्हारे माइंड में इतनी इच्छा चलती है बट तुम्हारे पास उतना अमाउंट है क्या कि तुम जितनी इच्छा है तुम्हारे माइंड में उतना सब खरीद सको। किसी के माइंड में होगा यार अच्छी कार लेनी है, किसी के माइंड में होगा अच्छी बाइक चाहिए, आईफोन चाहिए, है ना। तो एक आधी वांट नो डाउट यू कैन फुलफिल, बट एट अ टाइम सारी वांट्स हम फुलफिल कर सकते हैं क्या, नहीं। तो रॉबिन्स का बताना था कि ह्यूमन हैव अनलिमिटेड वांट्स बट दे हैव लिमिटेड मीन्स। तो वो किस तरह से अपने मीन्स को यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। एग्जाम्पल देती हूँ। समझो तुम्हारे पापा ने मंथली अर्न किए 20,000 रुपीज़, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। अब 20,000 रुपीज़ में से तुमने बोला 5,000 रुपये ट्यूशन की फ़ीस दो, 5,000 रुपये समझो घर का रेंट देना है, 2,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, 5,000 रुपये घर की ग्रॉसरी वगैरह के लिए देने हैं, ठीक है। और
ये समझो मेडिसिन का खर्चा है, उसमें से तुमने बोला पापा मुझे मोबाइल फ़ोन लेके दो, मेरे पास अपनी सेविंग्स है, आप मुझे सिर्फ 5,000 रुपये दो, ठीक है। अब वांट्स कैसी है, बहुत सारी, मीन्स कैसे है। अब मुझे बताओ 5,000 और 5 10 12 17 और 19 और 5 24,000, 24,000 की आपकी वांट्स है, पर आपके पास मीन्स कितने हैं 20,000, है ना। अब क्या करना है, ये 20,000 में यू हैव टू मैनेज दिस वांट्स, कैसे तो भी मैनेज करना है। अब बताओ मुझे कैसे मैनेज करोगे, फीस देना ज़रूरी है, घर का रेंट देना ज़रूरी है, बिल भी पे करना ग्रॉसरी के लिए भी ज़रूरी है, और मेडिसिन का खर्चा भी बचा क्या। इसके लिए पापा क्या बोलेंगे, बेटा ये महीने रुक जा, अगले महीने या 2-3 महीने के बाद तेको मोबाइल फ़ोन लेके देंगे। तो देखो हमने क्या किया, 20,000 रुपीज़ में हमारे 24,000 रुपीज़ की नीड्स को क्या करें, मैनेज करें। इट मीन्स हम लोग पहले वो वांट्स को पूरा कर रहे हैं जो ज़रूरी है। अब कुछ लोगों का देखो परसेप्शन ऐसा होता है कि जाने दे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल 2-3 महीने बाद भर लेंगे, थोड़ा किराएदार को परेशान कर रहे, थोड़ा ट्यूशन टीचर को परेशान कर रहे, पहले मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं। सबका अपना व्यू है ना। तो हम लोग कैसे हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं हमारी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए, ताकि हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यानी क्या, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यानी क्या, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी वांट, यानी तुम वो वांट को पूरा कर रहे हो जो तुम्हें लग रहा है तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल दूँ, देखो लाइक कोरोना के टाइम पीरियड पे देखो सब लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस पे था, मास्क एंड सैनिटाइज़र। वो कितना भी महंगा मिल रहा था, हम लोग रेडी थे उसको ख़रीदने के लिए। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है आप वो वांट्स को पूरा कर रहे हो जिनको पूरा करके आपको लग रहा है कि आपको ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, मन को संतुष्टि मिलेगी, जिससे आपको आप वो वांट्स को पहले पूरा कर रहे हो, उसी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब हम सबके साथ ये चीज़ होती है कि हम सबको ना पैसे मिलते हैं, पर हमारे माइंड में वांट्स कैसी होती है, बहुत सारी, और हम पहले वो वांट्स को पूरा करते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो वांट ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है उसको हम फ़िलहाल के लिए कुछ रिस्पॉन्स देते नहीं है। करते हो तुम लोग ऐसा कि तुम्हारी जो भी वांट्स होती है, बहुत सारी वांट्स होती है, पर हम पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं, जो वांट्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का। कि रॉबिन्स के हिसाब से इकोनॉमिक्स यानी क्या, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन हैव अनलिमिटेड वांट्स बट दे हैव लिमिटेड मीन्स। हाउ दे आर यूजिंग देयर मीन्स टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन समझ में आया तुमको। जैसे तुम्हारे पास अभी 100 रुपये है, तो तुम्हें अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो तुम पहले प्रेफरेंस किसको दोगे, खाने को। समझ में आ रहा है। अगर तुम्हारा पेट भरा हुआ है, वेदर भी अच्छा है, तुम्हारी इच्छा है घूमने की, तो तुम प्रेफरेंस किसको दोगे, घूमने को। समझ में आ रहा है क्या, हाँ कि नहीं, पक्का। पूछूंगी मैं लास्ट में, नहीं समझा तो पूछ लो अभी। सबको समझ में आया क्या बॉयज़, कुछ प्रॉब्लम है गर्ल्स, पक्का क्लियर है। रॉबिन्स के हिसाब से इकोनॉमिक्स यानी क्या, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज। हम लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ताकि हमको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। समझ में आया, क्लियर है,
तीनों डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट है क्या? है क्या कुछ डाउट? पक्का? बढ़ो आगे। अब ध्यान दो, अब रॉबिन्स को भी ना लोगों ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया। अब इसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया। अब कौन से पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया? तो देखो, रॉबिन्स ने हमें बताया कि एक तो हमारी वांट्स कैसी है, वो वांट्स को पूरे करने के लिए रिसोर्सेज कैसे है, लिमिटेड है। अब दूसरी उन्होंने एक प्रॉब्लम बताई कि जो रिसोर्सेज है ना वो तो लिमिटेड है, बट वो रिसोर्सेज के जो यूज है वो अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव यानी समझते, बहुत सारे ऑप्शंस, ये नहीं तो ये कर सकते। जैसे तुम्हें एग्जांपल दिया, तुम्हें पापा ने एक लैंड पीस दे दिया और तुम्हें पापा ने बोला इस पे देखो जो करना है कर। अब लैंड का पीस तो फिक्स्ड है जितना उन्होंने दिया, बट मुझे बताओ वो लैंड पे तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि तुम वो लैंड पे स्कूल बनवा सकते हो, हॉस्पिटल बनवा सकते हो, प्लेग्राउंड बनवा सकते हो, रहने के लिए फ्लैट्स बनवा सकते हो। लेकिन मुझे बताओ क्या ये चारों नीड फुलफिल करने के लिए लैंड है क्या? लैंड को तुम किसी भी एक ही पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, तो उसी को बोला जाता है अल्टरनेटिव यूज़। समझ में आ रहा है? अल्टरनेटिव यूज़ यानी क्या? जब हम किसी चीज़ को बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको बोला जाता है अल्टरनेटिव यूज़। जैसे पैसे घूमने के लिए खर्च कर सकते हो, खाने के लिए खर्च कर सकते हो, कुछ खरीदने के लिए खर्च कर सकते हो, मूवी पे जाने की इच्छा होगी तो मूवी के लिए खर्च कर सकते हो। मतलब जो मनी है उसका यूज़ कैसा है? अल्टरनेटिव। समझ में आ रहा है? अल्टरनेटिव यूज़ यानी क्या? जब हम किसी भी चीज़ को एक से ज़्यादा पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, जो चीज़ का यूज़ अल्टरनेटिव होता है वहाँ पे आ जाती है एक प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कौन एक्सप्लेन करेगा ये पॉइंट? जब रिसोर्सेज अल्टरनेटिव यूज़ है तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देखो, सबसे पहली बात, यूज़ कैसा है? अल्टरनेटिव, यानी यू कैन यूज़ इट फॉर मोर देन वन पर्पस, बट आप यूज़ नहीं कर सकते हो, आप उसको एक या दो पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे आपके सामने क्या आ जाती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जैसे आपके पास एक ज़मीन तो है, पर वो ज़मीन पे कोई भी समझो दो चीज़ भी हो सकती है, अगर आधे आधे में भी, तो भी तुम्हारे पास चार ऑप्शंस थे, फिर तुम्हें क्या करने पड़ेंगे? चार में से कोई भी, और तुम कौन से दो ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? जो सबसे ज़्यादा रिटर्न तुमको देंगे, जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। समझ में आ रहा है? बस इसी की स्टडी करना है ना इकोनॉमिक्स। तुम्हारे पास पैसे है, पैसों को तुम बहुत पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। तुम यूज़ कौन से पर्पस के लिए करोगे? जहाँ से तुम्हें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और जब तुमने उसको उस पर्पस के लिए यूज़ किया उसी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। समझ में आया? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आती है? देखो, अब तुम्हें 10th के बाद अगर कंपलसरी अपन कॉमर्स में बेचते थे, ऑप्शन ही नहीं रहता था, तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती थी क्या? 10th के बाद हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, इसलिए हमारे सामने क्या आ जाता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि कॉमर्स ले कि साइंस ले कि आर्ट्स ले, है ना? किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, वहाँ बाहर ही लिखा हुआ है यहाँ सिर्फ दाल और चावल मिलते हैं, सोचने की ज़रूरत पड़ेगी क्या अंदर? नहीं। बट रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने दिया मेन्यू कार्ड, इतने ऑप्शंस है, क्या करना पड़ता है कि क्या खाना है। अब कौन सी सब्जी खाते हो? जो तुम्हें सबसे, जहाँ से तुम्हें ज़्यादा आउटपुट मिले, जो खा के तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगे। समझ में आ रहा है? तो इसी की स्टडी करना यानी इकोनॉमिक्स।
हमको भी थोड़ा बता दिया करो, हम भी हंसे। नहीं, जो जो बातें कर रहे थे। समझ में आया? क्लियर है? पक्का? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आती है? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज का यूज कैसा है? अल्टरनेट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? बढ़ूँ आगे। अब देखो, रॉबिन्स ने बताया ना प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो रॉबिन्स ये बताने में भूल गए कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो हर चीज़ में आती है। एग्जाम्पल, अब तुम्हारे समझो 6 से 9 ट्यूशन पे पेपर है और कोई बहुत अच्छी मूवी आई है, तुमने पहले ही टिकट बुक करवा दी थी और तुम्हें बाद में पता चला टेस्ट है, उसका भी टाइम 6 से 9 है। अब क्या आ गई? मूवी पे जाएगी, टेस्ट लिखे। अब जिसके लिए पढ़ाई ज़रूरी होगी वो टेस्ट देगा, जिसको पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है वो सीधी सी बात है ना। तो रॉबिन्स ने क्या बोला कि ये जो चॉइस मेकिंग है कि मूवी पे जाना है कि टेस्ट देनी है, इसकी भी स्टडी इकोनॉमिक्स में करते। तो दूसरे इकोनॉमिस्ट ने बोला भाई गलत है, ये इकोनॉमिक्स है, इंसानों के ऐसे एक एक बिहेवियर की स्टडी हमको नहीं करनी है। इसी की जगह अगर तुम्हारे पास 500 रुपये है तो 500 रुपये तुम्हें कहीं इन्वेस्ट करने की खर्चा करना है, उसका डिसीजन लोगे तो उसको इकोनॉमिक्स में हम लाएंगे। अदरवाइज तुम्हारे जो पर्सनल चॉइसेस रहते हैं उनकी स्टडी इकोनॉमिक्स में की जाती नहीं है। रॉबिन्स ने क्या बोला? सिर्फ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, फिर कोई भी हो, पैसों से रिलेटेड हो या नहीं हो। तो दूसरे इकोनॉमिस्ट ने उनको बोला कि गलत हो आप, हर प्रॉब्लम चॉइस इकोनॉमिक्स में नहीं आती है, वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चॉइस मेकिंग इसमें आएगी, बाकी कोई भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसमें आएगी नहीं। समझ में आया? तुम लोगों को डेली लाइफ में भी बहुत सारी चॉइसेस करनी पड़ती है, तो हर चॉइस की स्टडी इकोनॉमिक्स में की जाती नहीं है। जो सिर्फ मनी से रिलेटेड होती है उसी की स्टडी अपन यहाँ पे करते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का? तीनों डेफिनेशंस बोलो। स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स यानी क्या? स्टडी ऑफ वेल्थ। मार्शल के हिसाब से इकोनॉमिक्स यानी स्टडी ऑफ वेलफेयर। उनके हिसाब से हमारा गोल क्या होना चाहिए? वेलफेयर। और उसको हम अचीव किसकी मदद से कर सकते हैं? वेल्थ की। फिर तीसरे इकोनॉमिस्ट कौन है? उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू वांट्स एंड रिसोर्सेज। क्लियर है? ह्यूमन की वांट्स कैसे होती है? उनको फुलफिल करने के लिए मीन्स लिमिटेड यानी कम, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केयर। स्केयरसिटी सुना है वर्ड? कमतरता, किसी भी चीज़ की कमी। ठीक है। उसके बाद रॉबिन्स ने बताया कि हमारे जो रिसोर्सेज है उनके यूज़ कैसे होते हैं, मतलब अपन उनको एक से ज़्यादा पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब रिसोर्सेज अल्टरनेटिव है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि हमको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, और हम क्या करते हैं? ऐसा कुछ भी ऐसा चूज़ करेंगे जिससे हमको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। समझा? और यही जो तुम चॉइस कर रहे हो कि जहाँ से तुमको मैक्सिमम रिटर्न मिले उसी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। समझ में आया? क्लियर है? ऐसा होता है तुम्हारे साथ रेगुलर लाइफ में, कहीं कुछ खाने जाते हो तो सोचते हो पानी पूरी खाऊं कि समोसा खाऊं, है ना? फिर लगता है यार पानी पूरी तो रोज खाते रहते, जाने दे आज समोसा खा लेते। मतलब तुम क्या कर रहे हो? ऐसी चीज़ सिलेक्ट कर रहे हो जहाँ से तुमको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। क्लियर है? एज अ बिजनेसमैन जब तुम्हें अपने शॉप के लिए स्टॉक खरीदना पड़ता है तो क्या देखते हो? ऐसे बस एक ही शॉप में गए और लेके आए क्या? हम देखते हैं ना अलग अलग शॉप, किसका रेट कितना है, क्वालिटी किसकी अच्छी है, और हम क्या ट्राई करते हैं? कम से कम रेट में अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जहाँ मिले वहाँ से स्टॉक ले लो। इट मीन्स आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम रिटर्न। क्लियर है? पक्का? बढ़ूँ आगे।
अब मैंने कल आपको बताया था मैं वेल्थ का डेफिनेशन बताऊंगी। चलो बताओ वेल्थ यानी क्या? मनी और रिसोर्स जो हमारी वांट्स को फुलफिल कर सकता है। ठीक है, अकाउंट्स पढ़ते हो ना ट्यूशन पे, आया होगा वेल्थ। कैपिटल आया होगा, कैपिटल आया है? बताओ कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फिर वेल्थ भी तो इन्वेस्टमेंट हो गई। इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, और एसेट है वो। चलो इस बात पे बताओ एसेट यानी क्या? एसेट यानी क्या? लैंड एंड बिल्डिंग। तो हर वो चीज़ जो हमको रेवेन्यू जनरेट करके, क्या ये एसेट है? ध्यान दो, वेल्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ का मतलब होता है हर वो चीज़ जिसको आप कभी बेचोगे तो आपको मनी में उसका अमाउंट मिलेगा। एग्जाम्पल देती हूँ, देखो। दूसरी चीज़ वेल्थ में होती है कि जो वेल्थ होती है ना वो ट्रांसफरेबल होती है। अब ट्रांसफरेबल यानी क्या? जैसे तुम लोगों ने बोला वेल्थ इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी वेल्थ इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल। ये तुम लोगों ने बोला, गलत। कैपिटल इज़ अ पार्ट ऑफ वेल्थ। देखो कैसे। अब ये जो भी यहाँ पे टेबल, चेयर्स, कंप्यूटर, ये जो भी पड़ा है, ये सब सर के लिए कैपिटल, क्योंकि ये सर को क्या कर रहे? रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे। क्लियर है? बट इसके अलावा भी आपके पास जो भी चीज़ घर पे भी पड़ी होगी जिसको आप बेच के कुछ अर्न कर सकते हो, वो सब हो जाती है आपकी वेल्थ। एग्जाम्पल दूँ, तुम्हारे घर पे मम्मी के पास गोल्ड होगा, अब बिजनेस में इन्वेस्टेड है क्या, बट तुम उसकी कुछ मनी वैल्यू है, उसको बेच के यू कैन अर्न समथिंग, तो वो भी हो जाती है हमारी वेल्थ। समझ में आया? भले वो अभी बिजनेस में डली हुई नहीं है, बट वो हमको कभी भी ज़रूरत पड़ी तो वो हमको मनी वैल्यू अर्न करके दे सकती है। What I said, money, it's not a wealth. Money is a medium of exchange. मनी को आप सिर्फ एक्सचेंज के लिए यूज करते हो। अगर मेरा बोलना क्या है, देखो आपके पास समझो 1 लाख रुपए अभी घर पे पड़े हैं, उसमें से आपने 60,000 बिजनेस में डाले, तो वो 60,000 विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल, और रिमेनिंग जो 40,000 है वो है आपके लिए वेल्थ। 60 भी वेल्थ है, नो डाउट, बट 60 का अभी दूसरा नाम क्या हो गया? कैपिटल, क्योंकि आपने उसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया। और अभी आपके घर पे जो बाकी 40,000 पड़े वो है आपकी वेल्थ। हाँ, डेट हैव अ मनी वैल्यू, ऐसे जिसकी मनी वैल्यू होती है। अब ये चेयर है, समझो ये चेयर सर के घर पे पड़ी है, ट्यूशन पे नहीं है, तो ये चेयर बेच के भी अपन कुछ अर्न कर सकते ना, तो ये भी क्या हो गई? वेल्थ। आपकी जो गाड़ी है, आपके घर पे जो भी फर्नीचर है, वो सब आपके लिए क्या है? वेल्थ है, क्योंकि उसकी मनी वैल्यू है और वो ट्रांसफरेबल है, मतलब आप वो किसी और को दे सकते हो। हाँ, बेच, हाँ तो वेल्थ, मैं तो वेल्थ का मीनिंग ही बता रही हूँ ना, जिसके पास वो चीज़ जाएगी उसके लिए भी वो वेल्थ बन जाएगी। अरे खरीदा है ना, उसके पास तो आ गई ना वो चीज़, आपकी वेल्थ कम हो गई, उसकी वेल्थ बढ़ गई। देखो
वो मैं वेल्थ को डिफाइन कर रही हूँ, मैं आपको ट्रांजैक्शन वाइज नहीं बता रही हूँ। मेरा बोलने का मतलब है वेल्थ यानी क्या, हर वो चीज़ जिसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, जिसकी मनी वैल्यू रहती है। फिर वो आप किसी को बेचो, आपके पास रखो, वो आपकी वेल्थ है। बेच दोगे, आपके पास मनी आ जाएगी। वो मनी अगर आप आपके घर में लॉकर में रख रहे हो तो इट्स योर वेल्थ। पैसे दे रहा हो मतलब लोन, तो वो आपको रीपे करना है ना बेटा। जो रीपे नहीं, जो आपके पास है, जिससे आप मनी अर्न कर सकते हो। आपको किसी ने लोन दिया और उसको आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो वो आपके लिए कैपिटल बन जाएगा। हाँ, वेल्थ है वो आपकी। बेचा नहीं, बट आपको मिल तो रहा है ना बेटा। अब मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े, वो मैंने आपको दिया, किसके है वो? किसके? मेरे ही है ना, ट्रांसफरेबल है ना, तो वो वेल्थ ही हुई ना। मैंने ऐसा नहीं बोला बेच दो, मैंने बोला जिसकी कुछ वैल्यू रहती है। मनी की तो अपनी वैल्यू है ना बेटा, उसकी कोई ऐसा नहीं, इसकी जैसे कुछ वैल्यू होगी 500 रुपीज़। बैठ जाओ। अब मैंने आपको ये चेयर बेची, अब ये चेयर मेरे लिए क्या थी? वेल्थ थी, ठीक है। यहाँ समझो 10-15 दिन के लिए मैंने आपको दे दिया, आपको काम में चाहिए, तो ये मेरी है। अब इसके बाद जब मैं आपको पैसे भी दूँ तो वो भी किसके है? अब मनी की मनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन इनकी समझ में आया? मनी भी वेल्थ है। मैंने ऐसे नहीं बोला कि मनी को एक्सक्लूड कर दो। हर वो चीज़ जो आप जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है और जो ट्रांसफरेबल होती है उसको बोला जाता है वेल्थ। समझ में आया वेल्थ यानी क्या? तो वेल्थ सिर्फ मनी है क्या? मनी से उसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वेल्थ में सिर्फ पैसा नहीं आता है, वेल्थ में हर वो चीज़ आती है जिसकी कुछ ना कुछ मनी वैल्यू रहती है। जैसे आपके घर पे फैन, ट्यूबलाइट, एसी, कूलर जो भी है वो सब आपके लिए क्या है? आपकी वेल्थ है। समझ में आया? क्लियर है? पक्का? बढ़ूँ आगे? अब हमको देखना है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। What do you mean by production? मैन्युफैक्चर करना। एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल दो ना। ठीक है, उसकी प्रोसेस एक्सप्लेन करो। मतलब क्या लगेगा, फिर क्या प्रोसेस होगा और क्या आउटपुट मिलेगा। अरे गोल्ड फिंगर की फैक्ट्री है, गोल्ड फिंगर बन के मिल रहा है तो कुछ उसके लिए लगेगा भी तो सही ना। रॉ मटेरियल लगेगा और मशीन्स लगेगी और लेबर लगेगा और लैंड चाहिए और कैपिटल चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और मिल गया सब। करे प्रोसेस शुरू। अब लेबर आ गया, लैंड आ गई, रॉ मटेरियल आ गया, अब मशीनरी भी आ गई। पहले बनाओ तो सही। अब इसकी होगी प्रोसेसिंग, ठीक है। लेबर भी आ गया और मालक भी रुका है, ठीक है। चलो काम शुरू हो गया, अब बन गई गोल्ड फिंगर। अब देखो ये जो पूरी प्रोसेस थी ना, ये पूरी प्रोसेस को बोला जाता है प्रोडक्शन। इसमें 3 चीज़ें होती है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। जैसे तुम कंप्यूटर में एंटर करते हो 2 + 2, फिर CPU प्रोसेसिंग करता है, फिर तुमको आंसर देता है 4, है ना। अब तुमने जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन फीड की वो था इनपुट, कंप्यूटर ने क्या किया, उसको प्रोसेस किया, फिर उसने तुम्हें 4 जो रिजल्ट दिया वो क्या था,
वैसे ही जब तुमने गोल्ड फिंगर बनाने के लिए लेबर को, फैक्ट्री को, मशीन को और जो भी ओनर है उन सबको लाया, तो वो सबको बोला जाता है इनपुट। ठीक है, फिर लेबर ने मशीन में पूरा रॉ मटेरियल डाला, प्रोसेसिंग की, वो हो गई प्रोसेस। फिर गोल्ड फिंगर बन के रेडी, तो वो हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, तो इसको बोला जाता है प्रोडक्शन। क्लियर है? अब तुमने प्रोडक्शन के लिए जो भी इनपुट्स यूज किए, जो भी प्रोडक्शन के लिए इनपुट्स हमने यूज किए, वो इनपुट्स को बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनकी मदद से प्रोडक्शन पॉसिबल है। समझ में आया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी क्या? जिनकी हेल्प से, जिनकी मदद से प्रोडक्शन होता है। तो इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। कितने? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। क्या होती है लैंड? जमीन। ये लैंड है, जगह, और जमीन, जगह और सॉरी रिसोर्स। जैसे कि लैंड का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है लैंड? बताओ ना, बचपन से तो पढ़ते आ रहे हो लैंड। प्रॉपर्टी, ठीक है। और वेल्थ है लैंड, ठीक है। और पीस ऑफ वेल्थ, और जायदाद, ठीक है। और बेटा क्यों बार बार बताते हो कि हम में इंसानों की क्वालिटीज़ कम है? मेरे को पता है ना। ध्यान दो, अब तुम सबके हिसाब से लैंड यानी ज़मीन, सिंपल वर्ड्स में अपन बोले, बट इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब सिर्फ ज़मीन नहीं होता है। इसका मीनिंग थोड़ा सा वाइडर कॉन्सेप्ट में है। इन इकोनॉमिक्स लैंड यानी हर वो चीज़ जो आपको फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मिला हुआ है, लैंड पे, लैंड के नीचे और लैंड के ऊपर। ऑन द सरफेस, बिलो द सरफेस एंड अबव द सरफेस। हंसने की ज़रूरत है नहीं, मैंने कोई जोक नहीं सुना है ना, इधर कोई जोकर रुका है ना मैं जोकर हूँ। Anything that is free gift of nature found on the surface of land, below the surface of land and above the surface of land. अब on the surface of land आपको पता है खेती वगैरह, घर, बिल्डिंग। below the surface जो भी मिनरल्स रहते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। above the surface क्या है? एयर, सनलाइट। ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स में आती है लैंड के अंदर। समझा? तो अब से लैंड का मतलब सिर्फ ज़मीन नहीं है, लैंड का मतलब है हर वो चीज़ जो हमको नेचर की तरफ से फ्री गिफ्ट मिला हुआ है, जो सरफेस पे भी है,
सरफेस के नीचे भी है और सरफेस के ऊपर भी है। समझ में आया? सरफेस पे अपन जो फार्मिंग करते हैं, शॉप्स वगैरह, घर वगैरह, सरफेस के नीचे सारे मिनरल्स और सरफेस के ऊपर एयर, सनलाइट। क्लियर है? एनीथिंग दैट इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अब लैंड की ना एक स्पेशलिटी है कि ये तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, मतलब ये हमको नेचर की तरफ से दिया हुआ है, तो इसको हम ना बढ़ा सकते हैं ना इसको अपन जितना है उतना वो नेचर में है। ठीक है। दूसरी चीज़, जो लैंड है वो पैसिव फैक्टर है। क्या है वो? हाँ, अब पैसिव फैक्टर यानी क्या होते हैं? देखो, पैसिव फैक्टर का मतलब होता है जो ना खुद से कुछ भी नहीं करता। जैसे तुम्हारे पास एक लैंड है, अब तुमने उसको ऑर्डर दिया, चल फैक्ट्री बन जा, बन जाएगी क्या? चलो प्रोसेसिंग शुरू कर दो, होगा क्या पॉसिबल? मतलब जो लैंड है वो खुद से कुछ भी कर सकती नहीं है, उसके लिए हमें दूसरे फैक्टर्स की ज़रूरत रहती है। समझ में आ रहा है? जैसे लेबर होता है, लेबर अपना काम खुद कर सकता है ना, लैंड अपना काम खुद कर सकती क्या? नहीं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ करने के लिए हमें दूसरी चीज़ों की ज़रूरत रहती है, इसलिए लैंड को क्या बोला जाता है? पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है पैसिव फैक्टर क्यों बोला गया है? क्योंकि लैंड खुद से कुछ भी कर सकती नहीं है। ऐसा कभी देखा क्या? आज तुमने ज़मीन ली, रात को सोए, सुबह देखा उस पर फैक्ट्री भी बन गई, काम भी शुरू हो गया, खुद ही ऐसा हुआ? नहीं, सिर्फ सपनों में होता है। ठीक है। क्लियर है? लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और विदाउट लैंड प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? दूसरी चीज़, लैंड की ना फर्टिलिटी अलग अलग प्लेस पे अलग अलग रहती है, पता है तुम सबको। अब किसी एरिया में रिवर वगैरह फ्लो होती होगी तो उस एरिया में आपको लैंड का क्वालिटी बहुत अच्छा मिलेगा। वहीं तुम राजस्थान वगैरह जाओगे तो वहाँ आपको लैंड ज़्यादा फर्टाइल नहीं मिलेगी। इट मीन्स लैंड की क्वालिटी क्या होती है? प्लेस टू प्लेस बदलती है। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये सब लैंड के फीचर्स है। ठीक है। सबसे पहला बताया मैंने आपको फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, दूसरा बताया वो पैसिव फैक्टर है यानी लैंड खुद से कुछ भी कर सकती नहीं है, तीसरा मैंने आपको बताया लैंड की फर्टिलिटी अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होती है। किसी प्लेस पे लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहती है तो किसी प्लेस पे बहुत कम फर्टाइल होती है। ठीक है। अब लैंड की फर्टिलिटी अलग अलग है, इसलिए लैंड की जो मनी वैल्यू होती है वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। एग्जाम्पल दूँ, तुम किसी विलेज में बड़ा सा एरिया खरीदो, तुम वहीं अकोला में खरीदो और वहीं तुम मुंबई में खरीदो, तो तुम्हें रेट डिफरेंस खुद ही देखने को मिलेगा कि लैंड का प्लेस के हिसाब से रेट क्या होता है? बदलता है। मुंबई में तुम्हें एक रूम का जितना चार्ज पे करना पड़ेगा, वहीं विलेज में तुम्हें उतने ही पैसों में या उससे भी कम पैसों में पूरा घर रेंट पे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि लैंड की जो वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस क्या होती है? बदलती है। जो प्लेसेस पे उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, ज़रूरत ज़्यादा होगी, वो प्लेस पे उसका प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? 2 मिनट दे रही हूँ, पढ़ लो, पूछूंगी मैं अब।